जापान एक ऐसा देश है ना जहां सब कुछ कितना शांत है। लोग ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी खामोशी भी बहुत कुछ सिखा जाती है। छोटे छोटे घर पर सोच कितनी बड़ी। यहां दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, नहीं, बल्कि समझ, संतुलन और सम्मान होता है। कभी सोचा है जापान में लोग अमीर कैसे बनते हैं? वो भी बिना किसी दिखावे के। मतलब कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला इंसान करोड़ों का मालिक हो सकता है और फिर भी उसके चेहरे पर घमंड की एक लकीर तक नहीं, सिर्फ शांति दिखाई देती है। तो फिर उनकी इस अमीरी का असली राज क्या है? आज हम लोग जापानी अमीरी के वो 5 सीक्रेट्स जानेंगे जो न तो किसी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं और न ही सोशल मीडिया पर दिखते हैं। तो चलिए निकलते हैं दौलत की इस जापानी यात्रा पर, जहां शोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन असर बहुत गहरा है। क्योंकि सच तो ये है कि ये सब पैसे के बारे में है ही नहीं, ये है समझ के बारे में। ये एक ऐसा ज्ञान है जो पीढ़ियों से चुपचाप जापानियों के दिलो दिमाग में उतारा गया है, और इन्हीं 5 रहस्यों से हम भी इसे समझ सकते हैं। तो पहला रहस्य है काकिबो। इसके लिए चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। 1930 के जापान में एक आम सी हाउसवाइफ हैं मिसेस हितोमी, अपने छोटे से घर में बैठी हैं और हर महीने पति की सैलरी देखकर उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, यार हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी महीने के आखिर में पैसा बचता क्यों नहीं। फिर एक दिन उन्होंने बस एक छोटी सी कॉपी उठाई और हर एक खर्च नोट करना शुरू कर दिया। इसी कॉपी का नाम था काकीबो, मतलब घर के बजट की डायरी। पर यह सिर्फ खर्च लिखना नहीं था, नहीं, ये एक तरह का अलार्म था। हर बार ये सोचने का एक मौका था, क्या ये सच में जरूरी था या बस एक आदत थी। और पता है, इस एक छोटी सी आदत ने जापान के लाखों घरों को कर्ज से निकालकर अमीर बना दिया। यकीन मानिए, आंकड़े बताते हैं कि आज भी 76% जापानी औरतें काकीबू इस्तेमाल करती हैं, सोचिए। और इसी एक आदत ने जापान को दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड सेवर्स में से एक बना दिया। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे समझकर खर्च करना है। और असली दौलत वो तो तब आती है जब पैसा आपका गुलाम बनता है, न कि आप पैसे के। काकीबो बस यही करता है, वो आपको आपके पैसों का आईना दिखाता है। अब आता है दूसरा कदम, सच्ची दौलत की ओर, और वो है मोत्ताइनाई। एक कहानी है एक बूढ़े जापानी कारीगर की। किसी ने उनसे पूछा, आप ये इतने छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े क्यों संभाल कर रखते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इन्हें बनाने में मेहनत लगी है, और जिस चीज में मेहनत लगी हो वो कभी बेकार नहीं होती। इसी सोच को जापान में कहते हैं मोत्ताइनाई, जिसका मतलब है बर्बादी एक पाप है। जापान हमें सिखाता है कि हर चीज की एक आत्मा होती है, हर चीज में किसी न किसी की मेहनत, किसी की भावना छिपी होती है। सोचिए, एक चावल के दाने से लेकर 1 रुपया तक कुछ भी बर्बाद करना दरअसल उस मेहनत का अपमान करना है। अब जरा सोचिए, आज के दौर में हम ये बर्बादी कैसे करते हैं? वो फालतू का खर्चा, बिना जरूरत की ईएमआई, वो अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस, ये सब बर्बादी ही तो है। जरा सोचकर देखिए, जो पैसा हर महीने अनजाने में इन सब चीजों पर जा रहा है, अगर बस उसे ही बचा लिया जाए तो उससे एक छोटी सी एसआईपी शुरू हो सकती है, या किसी सपने को पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब आते हैं तीसरे सीक्रेट पे, हारा हाचीबू। एक मजेदार बात बताता हूं। जापान के ओकिनावा में जो लोग रहते हैं ना, वो दुनिया में सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं। 100 साल की उम्र तो वहां आम बात है। और इसका राज? बस एक छोटा सा वाक्य, हारा हाचीबू। इसका मतलब है, जब पेट 80% भर जाए बस वहीं रुक जाओ। ये सिद्धांत सिखाता है कि थोड़ी सी जगह खाली छोड़ने में ही असली सुकून है, असली संतोष है। जब हम हर चीज को 100% से ज्यादा भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा पेट हो, शॉपिंग बैग्स हों या क्रेडिट कार्ड्स, तो हम अंदर से और ज्यादा खाली हो जाते हैं। अब इसी नियम को अगर पैसों पर लागू करें तो अगली बार जब भी कोई इंपल्सिव खरीदारी करने का मन करे, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मेरी जरूरत 80% में पूरी हो रही है? यकीन मानिए, कम खर्चा सिर्फ भविष्य नहीं बचाता, बल्कि मन को एक अलग ही शांति देता है। चौथा रहस्य है शुहारी। ये किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने का जापानी तरीका है। सोचिए, पुराने जमाने में एक समुराय का ट्रेनी हर दिन अपने गुरु के घर की सफाई करता, उनकी तलवार चमकाता और बिना कोई सवाल किए उनकी हर एक हरकत को बस कॉपी करता था। ये था पहला स्टेज, शू, मतलब नियमों का पालन करो। फिर जब वो ट्रेनी हर स्टेप में माहिर हो गया, तो गुरु ने कहा, अब तुम अपने तरीके से सोचो। ये था दूसरा स्टेज, हाँ,
मतलब अब नियमों को तोड़ो और अपना स्टाइल बनाओ। और आखिर में आया री। जब वो ट्रेनी खुद नियम बनाने लगा, वो अब फॉर्म से भी ऊपर उठ चुका था। फाइनेंस की दुनिया में भी तो बिल्कुल यही होता है ना। पहले हम सीखते हैं, यानी शू। हम एक्सपर्ट्स की सलाह मानते हैं, सेविंग और इन्वेस्टिंग के नियम सीखते हैं। फिर आता है हाँ, जब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। और आखिर में आता है री, जब हम इतने अनुभवी हो जाते हैं कि हम दूसरों को रास्ता दिखा सकें। और अब पांचवा और आखिरी जापानी रहस्य ओसोजी। हर साल जब नया साल आने वाला होता है तो जापान में एक बड़ी अनोखी सी हलचल शुरू हो जाती है। घर, दुकानें, हर कोना ऐसा लगता है जैसे खुद को नया कर रहा हो। इस गहरी परंपरा को कहते हैं ओसोजी। और ये सिर्फ घर की सफाई नहीं है, ये है मन की महासफाई। पर यह सिर्फ बाहर की गंदगी की सफाई नहीं है, ये अंदर की धूल को भी हटाने का एक पवित्र रिवाज है। जापानी मानते हैं कि जहां पुराना सामान अटका रहेगा, वहां नई चीजें कैसे आएंगी। हम सबके अंदर भी तो कितनी धूल जमा है, पुराने रिश्तों की टीस, पैसों की चिंता, कोई अधूरापन। जब हम अपने मन के कोनों में जमे इस कचरे को हटाते हैं तो अंदर एक सुकून, एक शांति उतरती है। जापान ने दुनिया को टेक्नोलॉजी तो दी, लेकिन उससे भी कहीं बड़ी चीज दी, जीवन की समझ। अगर इन 5 रहस्यों को दिल से अपनाया जाए तो दौलत के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, दौलत खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेगी। तो सवाल बस एक है, क्या हम सब अपने जीवन में सच्ची दौलत के लिए जगह बनाने को तैयार हैं?